हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो एनटीपीसी का जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन जो वॉल्यूम 1 है 3200 प्लस क्वेश्चन, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग 120 क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं। 120 से हमें आगे शुरू करना है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप वॉल्यूम 2 अगर देखना चाहते हैं, जो ग्रुप डी का है, फिर आपका एसआई वाला सभी क्वेश्चन है, उसमें जेई वाला भी क्वेश्चन है, जो 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 है, उसका सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे डल चुका है। ठीक, अगर नहीं देखें आप तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो डला हुआ है, उसका 105 वीडियो है टोटल डला हुआ है, उसको देखिए और वहाँ से फ़ायदा उठाइए। ठीक, आइए हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे जो एनटीपीसी का वॉल्यूम 1 है उसको देखेंगे। ठीक, वॉल्यूम 2 आप देखिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी आप इसका इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि वॉल्यूम 2 जो है हम लोग यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं। ठीक, और वॉल्यूम 1 में भी हम लोग 120 तक देखें। आइए 120 के बाद शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी आगे न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। इसका परिधि 22 दिया हुआ है, वृत्ताकार, तो वृत्त का परिधि आपको भी पता है 2 पाई आर होता है, और ये कितना दिया है, बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम आर निकालना हो, देखिए 22 का पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 कर लेते हैं, 22/7, तो ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 7/2, और इसका एरिया निकालना है हमें। तो एरिया बराबर बहुत आसान हो गया, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मतलब 22/7, और आर का वैल्यू आप 7/2 गुणे 7/2 कर लीजिए। एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 11, यानी 11 शते 77/2 हो जाएगा। तो देख लीजिए पूर्णांक में तोड़ा है, ऐसे ही इसका दशमलव में ही दे दिया है। तो दशमलव में देखिए कितना हो जाएगा, 38 दूना 76, 38.5 हो जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, यही हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परिधि दिया हुआ था 22 सेंटीमीटर, तो हम इससे त्रिज्या निकाल लिए। त्रिज्या कितना आया, 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर का वैल्यू 7/2 कर लिए, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 38.5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि यदि 50 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 18 आदमी इसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। M1D1 फॉर्मूला, सिंपल क्वेश्चन। अगर 50 आदमी 20 दिन में काम करते हैं, M1 × D1 = M2 × D2, तो 18 आदमी बोला है इसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, D2 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला सब लोग को पता होगा, M1D1 = M2 D2। यहाँ कर लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, यानी कि D2 कितना हो जाएगा यहाँ से, D2 = 500/9। पूर्णांक तोड़ लीजिए, पूर्णांक में दिया हुआ है 9×5 = 45, फिर 9×5 = 45, 55 पूर्णांक 5/9 दिन का समय लगेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 55 पूर्णांक 5/9 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, M1D1 = M2 D2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, आसान क्वेश्चन है। 23 देखिए कह रहा है a⁶ इंटू a⁻⁻4 भागे a⁻3 बोला ना कि इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये a⁻6 है ना, a⁻6 इंटू a⁻4, भाग को चेंज करेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो a⁻ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/a⁻, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो 1/a क्यों होगा, जब ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। यानी कि अब अगर बेस सेम है ना, सबका बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाता है, यानी पावर जोड़ेंगे तो 6 और 4 3 7 हो जाएगा, यानी -1 बच जाएगा। यहाँ पे a⁻1 यानी 1/a जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर माइनस में जब भी रहे तो 1/x⁻n हो जाता है, ये इन्वर्स हो जाता है। ठीक, तो अगर x के पावर -1 है तो 1/a⁻1 यानी 1/a आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। इसको गुणा में बदले तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बेस सेम, पावर जोड़ लेंगे 6 4 3 7 हो जा रहा है, माइनस का 7 और प्लस में 6 तो -1 हो जाएगा। -1 का मतलब 1/a हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 से, देखिए 24 से लेकर 26 तक एक ही में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। 24 से जो 26 तक है सब एक ही में क्वेश्चन है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, कह रहे हैं निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को हम डायग्राम से बनाते हैं, आपको बताए थे। डायग्राम वाला डेली एक एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। डायग्राम में हमने बना लिया, बोला है कि ये खो खो खेलने वाले हैं, ये लिख दीजिए यहाँ पे, खो खो खेलने वाले हैं और ये कबड्डी खेलने वाले हैं, ठीक। ये कबड्डी खेलने वाले हैं। बोला है कि खो खो खेलने वालों की संख्या कितना है, 24 है। बहुत आराम से समझिएगा इसको, 24 है। और कबड्डी खेलने वालों की संख्या कितना है, 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं और टोटल जो है 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी है जिसमें से 38 ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं। इसमें से 38 ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, ये खेलने वाले हो गए। खेलने वाले कितने हो गए, 38 हो गए खेलने वाले। तो यहाँ पे नहीं खेलने वालों की संख्या यहीं से निकल जाएगा तुरंत। नहीं खेलने वालों की संख्या घटा देंगे 2 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि कितने विद्यार्थी एक भी खेल नहीं खेलते हैं तो हम लोग इसका आंसर 2 दे देंगे, ठीक। अब आगे ये देखते हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से हो गया, ठीक। अब हमें 20 विद्यार्थी जो 38 जो है खेल खेलते हैं, ठीक। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ से आइए, देखिए खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 38 है। अगर इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 4 और 4 44 आ जा रहा है। इसका मतलब जो ये 38 से जो ज़्यादा है वही जो है दोनों में आ जाएंगे, ठीक। 38 से देखिए कितना, ये आना चाहिए 38 लेकिन आ रहा है कितना, जो दोनों खेल खेलने वाले 44 आ रहा है। इसका मतलब 44 में से आप 38 घटाइएगा तो यहाँ से जो 6 निकला ना, 6 ये दोनों में आ जाएगा, इस वाले पार्ट में आ जाएगा। यानी दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितना है, 6 आ जाएगा। यानी ये जितना आया 44, उसमें से जो खेल खेलने वाले हैं उसको घटा लेंगे तो दोनों निकल जाएगा। यहाँ पे दोनों खेल खेलने वाले ये बोथ में आ जाएंगे, ठीक। दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए निकालिए, सब आराम से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन जो 24 नंबर क्वेश्चन बोला है, यहाँ पे लिख देते हैं 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। देखिए अभी हम निकाले, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 125 देख लीजिए। 125 में क्या बोला है, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिए, कबड्डी नहीं खेलते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ नहीं खेलना चाहिए। यानी कबड्डी नहीं खेलने का मतलब क्या हुआ, 38 में से हमें 20 घटा लेना होगा। तो 38 में से 20 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। ये टोटल जो है ये कबड्डी खेलने वालों की संख्या है। तो टोटल 40 में से घटाएंगे ना, 40 टोटल लोग हैं, ठीक, टोटल। और जिसमें से 20 जो लोग हैं कबड्डी खेलते हैं, यानी कि 20 ऐसे लोग हैं जो कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। से बात समझ में आई आपको, फिर से एक बार समझिए इस बात को। पहला तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 हम निकाले, 6 आ रहा है, यहाँ दोनों खेल खेलने वाले तो 6 आंसर हो गया। दूसरा ये क्वेश्चन बोला है ना कि कितने लोग जो है कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो देखिए कबड्डी टोटल खेलने वाले लोगों की संख्या कितना है, ये टोटल 20 है और टोटल मेरे पास 40 लोग हैं। तो 40 में से इस 20 को घटा देंगे, यानी कि 20 लोग ऐसे हैं जो कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो ये उसमें खो खो खेलने वाले भी हो जाएंगे और जो कोई खेल नहीं खेलते हैं वो भी हो जाएंगे इसमें, ठीक। अगर आप वैसे निकालिएगा कि अगर ये 20 जो है 38 में घटाइएगा तो 18 आएगा। जो कोई नहीं खेल खेलते हैं उसको उसमें फिर जोड़ना होगा, क्योंकि जो कोई नहीं खेल खेलता है वो कबड्डी भी नहीं खेलता है। इसीलिए डायरेक्ट आप क्या करिए कि 40 में से ये कबड्डी खेलने वालों की संख्या को हटा दीजिए 20, तो 20 आ जाएगा जो कि कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 26 नंबर आइए, 126। 126 कर साहब कितने विद्यार्थी कोई भी खेले, तो हम लोग पहले ही निकाल दिए। कोई भी खेल नहीं खेलने वालों की संख्या 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बहुत अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, हर सेट में आपका डायग्राम से आ रहा है। आपका डायग्राम ऐसे ही डेली क्लियर हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, डेली क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर ये डायग्राम है आपका। डायग्राम मेथड से क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछा हुआ है। हर सेट उठाकर देखिए, सब में एक ना एक क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित
बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, देखिए आपको हम दो बातें बता रहे हैं, दो बात अगर याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए दो बात क्या है वो, आइए यहाँ पे सीखिए। ये एक समकोण, हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज का बात होगा। क्या होगा? हमेशा समकोण त्रिभुज का बात होगा। ठीक, यहाँ एक और समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, इसका मतलब अगर बराबर होंगे तो कितना कितना डिग्री के हो जाएंगे? 45 का, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। ठीक, तो अगर 45 के हो जाएंगे तो 1:1:√2 के रेशियो में बचेगा। जो साइड का रेशियो होगा 1:1:√2 हो जाता है। ठीक, इसका वर्ग करके पाइथागोरस निकालेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, और एक दूसरा कंडीशन होता है, एक तो कंडीशन हो गया कौन? 45 वाला। एक कंडीशन होता है 60-30 वाला। ये मान लीजिए यहाँ 60 हो गया तो ये 30 होगा ही होगा, और ये तो 90 रहता ही है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये 30 के सामने ये 1 हो जाता है, 60 के सामने ये हो जाता है आपका √3, और ये 90 के सामने जो हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग का रेशियो क्या निकल जाता है? 1:√3:2 का हो जाता है। तो ये दोनों अगर रेशियो याद रहा ना, तब रेशियो से हम तुलना करके आराम से बना सकते हैं। ठीक, दो बातें हम बताएं। पहला 45 वाला तो 1:1:√2 होता है, कर्ण इसमें √2 हो जाता है। ठीक, दूसरी बात हुई 1:√3:2, यानी ये कब होता है? 60-30 वाला में 30 के सामने हमेशा 1, 60 के सामने √3, और आपका जो कर्ण होता है वो 2 हो जाता है। ठीक, तो 1:√3:2 हो जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या बोला है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर, देखिए ये एक मीनार है, इसके आधार से ये 20 मीटर की दूरी की बात कर रहा है। 20 मीटर डिस्टेंस की बात किया हुआ है, और बोला है कि उसका उन्नयन कोण देखिए नीचे ही हमेशा बनता है, और नमन कोण ऊपर बनेगा, जहाँ से देखेंगे वस्तु रहेगी वहाँ पे बनता है। ठीक, तो देखिए उन्नयन कोण यानी यहाँ बनता है। ये बोला है ना कि ये 60 डिग्री है, ये कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये हमें ऊंचाई निकालना है कि कितना होगा। अभी आपको बताए थे कि ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, 30 के सामने अगर 20 है ना तो 60 के सामने इसका √3 गुना हो जाएगा। देखिए 30 के सामने 1 तो इसका √3 गुना, यानी ये जो h हो जाएगा ना, h 20√3 हो गया। आंसर खत्म आ गया आपका। बात समझ में आई? अगर ये 30 के सामने 20 है तो इसका ये √3 गुना होता है, ये 1 का वैल्यू है। 1 का वैल्यू अगर 20 तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए। अच्छा देखिए दशमलव में बैठा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। 20 गुणे 1.73 होता है, गुणा कर लीजिए तो 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 7 दूना 17 दूना 34.6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। अब बात ये आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, नहीं समझे हैं तो एक बात और समझ लीजिए एक बार। कंडीशन यही दोनों होता है, 30-60 वाला यहाँ कंडीशन है। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, 30 के सामने 1 तो 1 बराबर, अगर 20 है तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? 20√2। दशमलव में सिर्फ चेंज कर लिए, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, गुणा कर दिए 34.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी आ जा रहा है। ठीक, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना सीढ़ी वाला, ये भी जो है हाइट एंड डिस्टेंस से है, तो केवल हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ये कंडीशन वही रहेगा। 2 ही कंडीशन मात्र होता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला हुआ है। देखिए कह रहा है कि एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूरी पर है। देखिए अब यहाँ पे ना एंगल की बात नहीं किया है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल नहीं दिया है। एंगल देगा तभी ना आप ये पकड़ पाइएगा कि ये कंडीशन आ रहा है। अगर एंगल नहीं रहेगा तो आराम से पाइथागोरस से निकलेगा, इसको मिटा दीजिए, यहाँ एंगल की चर्चा नहीं हुआ है। ठीक, अब देखिए आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक सीढ़ी इमारत के सहारे खड़ी है। देखिए ये इमारत हो गया, ये सीढ़ी हो गई, सीढ़ी खड़ी है इमारत के सहारे। अब कह क्या रहा है, देखिए सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर की दूरी पर है, ये 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है, और सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर ऊंचाई तक है, ये 14 मीटर ऊंचाई तक है। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो इस कंडीशन में ना पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ एंगल तो दिया नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में ये h होता है, p होता है, b होता है, तो h बराबर क्या हो जाता है? √p² प्लस b², यानी 14 का होल स्क्वायर 196 प्लस 6 36 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, यहाँ कितना आ रहा है? ये 36 हो जाएगा, 6 6 12,
9 3 12 1 13 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा। अब 232 को हम तोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4 5 20 4 8 32, 4 5 20 कितना आ जा रहा है यहाँ से, अगर 2 4 से कटाते हैं तो 4 5 20 4 8 32 यानी 2√58 हो जाएगा। 2√58, अब टूटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 2√58 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ अगर थीटा दिया रहता है ना, मैक्सिमम में थीटा दिया रहता है, इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर √p² प्लस b² कर लिए तो कितना आ गया यहाँ से। यहाँ कोई ट्रिपलेट भी नहीं काम कर रहा है, ये भी देखिए, ये ट्रिपलेट में 6 8 10 होता है तो ट्रिपलेट काम ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। बताए थे आपको कि जब भी अगर रेलगाड़ी खंभा को पार करती है, इस पोल को अगर ये रेलगाड़ी पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार करेगी, और खुद की लंबाई को पार करेगी तो समय बराबर दूरी के जगह उसका लंबाई लेंगे और स्पीड के जगह उसका चाल ले लेंगे, बस खत्म। टी बराबर लंबाई बट्टा स्पीड हो जाएगा, यानी यहाँ से लंबाई देख लीजिए, इसका लंबाई कितना है 180 मीटर है और चाल जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना होगा। तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18, तो ये 5 हो जाएगा, 18 बट्टा में रहेगा तो ऊपर इसको लेके चले जाते हैं। ठीक, अब कटा दीजिए, अब कुछ है ही नहीं, यहाँ से कटाएंगे तो ये देखिए यहाँ 8 हो जाएगा ना, 8 और यहाँ 9 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 9 81/20 आ जा रहा है। ठीक, अगर इसको भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 चौके 80 और 20 5 100 हो जाएगा, एक जीरो उतारना पड़ेगा, यानी कि 4.05 सेकेंड का समय लगेगा, ये सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए कि बात सिंपल है। समय बराबर क्या होगा, लंबाई, दूरी की जगह उसका लंबाई लेंगे, स्पीड की जगह उसका स्पीड ले लेंगे, सिंपल। पोल को जब पार करेगी तो 180/160 किलोमीटर में था तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिया, यानी कि 4.05 सेकेंड जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर आ जा रहा है। चलिए ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग डेली क्वेश्चन करते रहेंगे। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। जितना शेयर करिएगा उतनी ही हमारी चैनल की व्यू बढ़ेगी, तो हमें भी थोड़ा एनर्जेटिक महसूस होगा कि हाँ चलिए मेरे वीडियो को कम से कम इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, तभी ना हम भी और एनर्जेटिक होंगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज भी डलेगा, उसका अब आप लोग व्यू बढ़ाइए, व्यू बढ़ेगा, सब कुछ हम डालते रहेंगे। ठीक, उसमें जितना आप नहीं सोचे हैं जितना उतना आपको मिलने वाला है। ठीक, बस आप थोड़ा सा चैनल को कोऑपरेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप है उसमें सब में शेयर करते रहिए, बस व्यूअर ऐसे भी बढ़ते रहेंगे, हम भी और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसे आपको एक वीडियो डेली मिलता रहेगा। ठीक, लेकिन और भी आपको वीडियो मिलेगा, प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा सा व्यूअर आप बढ़ाइए, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 3,480 रुपये की साइकिल बेचता है तो 20% लाभ होता है, तो क्रयमूल्य निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 20% लाभ का मतलब 120% का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3,480 रुपया, और क्रयमूल्य का मतलब 100% पूछ रहा है। आपको बताया था ना कि क्रयमूल्य मतलब 100% होता है। तब एक एक नियम से नहीं कर लेंगे, 3480/120 और गुणे 100, खत्म हो गया कहानी। 0 से 0 कट गया, 12 से देखिए तो कट जाना चाहिए। 12 दूना 24 और 12 9 108, यानी कि 2900 जो हो जाएगा हम लोग का क्रयमूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2900 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। 131 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 131 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 40 सप्ताह में कर सकता है, बी 30 सप्ताह में कर सकता है, दोनों मिलकर। बहुत आसान क्वेश्चन। ए 40 सप्ताह, बी 30 सप्ताह में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। पहले टोटल वर्क निकाल लिए, 120 हो गया
ये टाइम है, इफिशिएंसी निकालने के लिए भाग देंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर 7 है, 7 से इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 5 12 हुआ ना, 7 7 17 7 119, 7/7 जो है सप्ताह आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सिंपल। टाइम दिया हुआ है, टाइम से हमने टोटल वर्क इनका एलसीएम करके निकाल लिया और ये इफिशिएंसी निकाल लेंगे भाग दे करके, और दोनों मिलकर यानी कि 4 3 7 हो जाएगा, 7 से भाग दे देंगे, 17/1/7 सप्ताह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 132 क्या कह रहा है। 132 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोला है। बोला है कि एक दुकानदार दो कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 12% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 12% की हानि होती है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। देखिए इस कंडीशन में ना जब भी कहे कि 12% लाभ 12% हानि, 10% लाभ 10% हानि, अगर लाभ हानि दोनों बराबर हो तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। और कितना का हानि होगा, तो ये 12 गुणे 12/100 कर लेते हैं, तो 12 बारे 144 यानी कि 1.44% का हानि होगा। क्या होगा, 1.44% का हानि होगा। और हमें ये क्या पूछा है यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो सही मतलब उसे इतना रुपए का लाभ होगा, इतना रुपए का हानि होगा, हमें यही निकालना है कि कितना का लाभ होगा, कितना का हानि होगा। ठीक, तो अब एक बात बताइए कि 1.44% का हानि हुआ है, ठीक, और यहाँ हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 100 में से इसको घटाएंगे तभी ना विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 100 में से अगर इसको घटाते हैं तो हम लोग का ये कितना आ जा रहा है, यहाँ से 98.56% आ रहा है, और इसी का परसेंटेज का वैल्यू कितना दिया है, 462 रुपये दिया हुआ है। तो हमें इतना ये हानि हुआ है ना, 1.44 का वैल्यू हमें निकाल लेना है। ये बात क्लियर हुआ। अगर इतने केवल हमें ये पूछता कि कितना प्रतिशत का हानि होता है, तो यही हो जाता, हम लोग का आंसर हो जाता। कितने रुपए की हानि हो रहा है ये हमें निकालना है। तो कितने रुपए की हानि हो रहा है, तो ये जो विक्रय मूल्य है ना 462, तो जब इतना हानि और इसको भी 100 को भी विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 98.56 हो जाएगा। 100 में से घटा लेंगे 1.44, तो अगर 462 जो है 98.56% का वैल्यू है, तो 1.44 का निकाल लेंगे, यानी क्या 462/98 और इंटू 1.44 हो जाएगा। यहाँ से अब कटा लीजिए, इसको कटाना आपका काम है, आप कटा लीजिएगा। कितना आ रहा है, इसका आएगा 6.75 आ जाएगा ना, 6.75 रुपये, 6 रुपये 75 पैसा अगर कटा के निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, इसको कटा लेना है, थोड़ा सा यहाँ से टॉप काम हो जा रहा है, दशमलव खत्म, अब बस इसको भाग देके हमें कटा लेना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.75 रुपये हो जाएगा। 6.75 रुपये की हानि होगा। ये तो हम पहले ही जान लिए कि हानि होगा, इस तरह की कंडीशन में हमेशा हानि होता है। अगर रुपया में पूछा जाए तो ये 98.56 का वैल्यू, विक्रय मूल्य कितना है 462 रुपया, तो हमें इतना 1.44 का परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेना है, जो कि 6 रुपये 75 पैसा आ जाएगा। ठीक, कटा लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ये समझे कि नहीं, आप नहीं समझे तो फिर से एक बार देखिए। दो तरह का इस पे क्वेश्चन आता है, आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहता है कि 10% लाभ होता रहा है, एक पर 10% की हानि, तो 10 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, यानी 1% का हानि होगा। हर कंडीशन में इस तरह से हानि ही होता है, तो 1% का हानि हो जाएगा। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए कहता कि अगर हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ 99 का वैल्यू 100 हो जाता, तो जो पूछता अगर पूछेगा कि हानि का वैल्यू निकालिए तो हानि निकाल लेते हैं। ये जैसे हम लोग का ये हानि प्रतिशत निकला है कितना, अगर ये पूछता कि कितने प्रतिशत का हानि होता तो यही हो जाता। तो ये जब हानि हुआ है तो 100 में से घटाएंगे, यानी कि 98.56 का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 462 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ। ये भी हम विक्रय मूल्य निकाल लिए। तब पूछ रहा है कितना का हानि हुआ, तो 1.44 पर का वैल्यू निकाल लिए, 6 रुपये 75 पैसा आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 133 नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको कटाना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आइए। L अनुपात M, देखिए L/M दिया हुआ है 2:3:5 दिया हुआ है, 3:5। उसके बाद कह रहा है कि M/N, M अनुपात N बराबर 2:3 दिया हुआ है। ठीक, और कह रहा है कि N अनुपात L निकालना है। देखिए हमें निकालना है ना कि N अनुपात
एल क्या होगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर बोले थे ना आपको फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना है तो दोनों को गुणा कर देंगे। एल अनुपात एन बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 अनुपात 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, एन हो जाएगा 3 दूना 6 अनुपात 15। अब चाहे तो इसको कटा देते हैं, 2 अनुपात 5 कर लेते हैं, 3 दूना 6 3 5 15। तो ये सीधा नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है ना एन अनुपात एल, तो उलट दीजिए 5:2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, 5:2 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए, ये आसान क्वेश्चन है। अगला हमें बोला हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गुणा करना है, हल कीजिए x + 2y इंटू 2x - y। ठीक, बोला है ना कि इसका हमें गुणा करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी ऐसा गुणा है ना, इससे दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² - xy, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, फिर इससे दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4xy और -2y²। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, हटा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। क्या आ जा रहा है, 2x² प्लस ये दोनों जोड़ लेंगे, xy है, प्लस 3xy - 2y², यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 2x² प्लस 3xy - 2y², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ गुणा कर देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, 10 11 9 11 9। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है। ठीक, 10 11 9 11 9। ठीक, इनका बोला है ना हमें मानक विचलन निकालना है, समूह का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बहुत आसान है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बात आपको बता दे रहे हैं, ठीक, अगर आप स्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी हो गया, रेंज हो गया, मीन मीडियन मोड, अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं तो स्टैटिक्स का वीडियो डला हुआ है। ठीक, उसमें 2 वीडियो डला हुआ है, 2 में हम लोग जो ग्राफ वाला क्वेश्चन रहता है उसको भी कवर कर लिए हैं। ठीक, तो उसको जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन बता देते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक, और इसके बाद जब ये देख लीजिएगा तब आप एक बार स्टैटिक्स जरूर देखिएगा। ठीक, उससे बहुत आपका चीज़ क्लियर होगा। हर जितने टाइप के क्वेश्चन आता है ना, एक वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ठीक, उसको देखिए, बहुत फायदा होने वाला है आपको। वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताए हैं, आपका हर चीज़ जितना भी रहता है 7-8 पॉइंट इससे आता है, सब चीज़ वहाँ पे हम लोग क्लियर किए हुए हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत आसान है, पूछा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेंगे। यहाँ पे मीन निकाल लेंगे कि माध्य क्या होगा, तो इस आंकड़ा का माध्य निकालिए। तो 9 11 20 और 20 40 और 10 50 और बट्टा 5 को संख्या है, 5 से भाग दे दी, यानी कि इसका माध्य कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है कि यहाँ से अब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर √अंडर प्रसरण होता है। ठीक, प्रसरण कैसे निकालते हैं अभी आपको बता देते हैं, बहुत आसान है, सिंपल अब हो गया आपका। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रसरण निकालने के लिए कभी कभी केवल प्रसरण भी पूछ देता है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर √अंडर प्रसरण, और प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो जो माध्य निकला है ना, माध्य, इसमें से सब संख्या को घटा करके उसका वर्ग करते जाएंगे। जैसे 10 में से 10 गया, 0 0 का वर्ग 0 में हो जाएगा, प्लस 10 में से 11 गया, -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 10 में से 9 गया, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 10 में से 11 गया, -1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। और बट्टा जितनी भी संख्या है, क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, ये प्रसरण हो जाता है। और प्रसरण का जब रूट हम करेंगे तब जाकर क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4 √4/5 हो जाता है, 4/5, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 2/√5, और यही हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं और डिटेल आप ये पढ़ना चाहते हैं मीन मीडियन मोड, तो आप जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए, एक बार हम आपको यही बता देते हैं। ठीक,
सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसका माध्य, और माध्य निकालने आपको आता भी है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षण संख्या 10 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, रूट अंडर प्रसरण होता है। अब यहाँ रूट अंडर, अब प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो ये जो माध्य निकाले हैं ना, तो माध्य में से सभी संख्याओं को घटाते जाएंगे और वर्ग करके जोड़ते जाएंगे, यानी कि 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग 0 हो गया, 10 में से 11 गया -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 का वर्ग 1, 10 में से 11 गया -1 का वर्ग 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब इन सबको बट्टा में जितनी संख्या रहेगी उससे भाग दे देते हैं। फिर से एक बार देखिए क्या करते हैं, तो सब माध्य में से सभी संख्याओं को घटा करके वर्ग करके जोड़ देते हैं और बट्टा जितनी संख्या रहेगी उससे भाग दे देंगे। तो 4/5 का वर्गमूल निकालेंगे, ये 2/√5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से हम कहेंगे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टेटिस्टिक्स तो जाइए और प्लेलिस्ट में डला हुआ है वीडियो, 2 वीडियो है वहां से उसको जरूर देखिए, उसके बाद से आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 10 दर्जन सेव, 15 दर्जन आम, देखिए एप्पल जो है 10 दर्जन, ये सब दर्जन में है, आम जो है मैंगो जो है 15 दर्जन, और संतरा जो है ऑरेंज ये कितना खरीद रहा है 20 दर्जन। ठीक, बेचने के लिए रखे गए हैं, यदि उसमें से प्रत्येक में से 1/2 1/3, देखिए ये 1/2 1/3 और इसका कितना, तो 1/4 फल बिक गए तो कुल कितने फल बचे हुए हैं। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर ये 10 में से 10 दर्जन है, इसमें से 1/2 दर्जन यानी कि आधा, यानी 10 में से अगर 5 दर्जन बिका गए तो कितने बचे हुए हैं, शेष हम यहाँ डायरेक्ट लिखते चलते हैं, शेष यहाँ 5 दर्जन बचा हुआ है। क्लियर, 15 का 1/3 यानी 5 हुआ, अगर इसमें से 5 दर्जन बेचा गया तो बचा कितना है 10 दर्जन, ये 10 दर्जन हो गया, प्लस 20 का 1/4 5 हो गया, तो इसमें से अगर 5 बिका गया तो बचा कितना है 15, सबको जोड़ लीजिए, 15 5 20 10 30 दर्जन बचा हुआ है। अगर दर्जन को संख्या में बना लिया है तो 12 से गुणा कर लेंगे, 360 जो है अभी फ्रूट्स बचे हुए हैं, टोटल 360 फल बचे हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। 1/2 बेचा गया तो बचा 5 दर्जन, 1/3 यानी कि 5 बेचा गया तो बचा 10, 1/4 यानी 5 बेचा गया तो बचा 15, सबको जोड़ लिए, जो शेष बचा हुआ है यानी कि 30 दर्जन, दर्जन मतलब 12 से गुणा कर लिए, 360 हो गया। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सब लोग का बना होगा, 37 नंबर बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन, आपको फार्मूला याद होगा तो आसानी से बना लिए होंगे। ठीक, कह रहे हैं ना कि s+2 का होल क्यूब, ये क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा तो बना लिए होंगे। ठीक, क्या होता है बताइए, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² प्लस 3ab²। तो इस पे बैठा दीजिए, देखिए ये s³ हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस a³ + b³ + 3a², तो 3 और s² और b करेंगे तो 3 दूना 6s² हो जाएगा, प्लस 3ab² यानी b² मतलब 2 दूनी के 4 थे 12s हो जाएगा, 12s, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये 12s है। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा, तो s³ + 6 + 8 + 6s² + 12s, यानी ऑप्शन नंबर ये सी में पड़ा हुआ है। ठीक, इधर उधर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा s³ + 8 + 6s² + 12s + 12s हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये तो आसान क्वेश्चन, केवल फार्मूला पे बैठा देना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोला क्या है अगला, एक आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है 195421999, दो वो है 99, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया है, फिर 9 दिया हुआ है। ठीक, 219 ठीक, उसके बाद कर रहे हैं 121 इतना दिया है डाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को डाटा दिया हुआ है। ठीक, तब बोला क्या है यहाँ से, कह रहा है कि इनका माध्य तथा बहुलक निकाले। ठीक, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है,
मीन तथा मोड दोनों निकालना है, ठीक। माध्य तथा बहुलक निकालना है, बहुत आसान चीज़ है। बहुलक तो आप अभी देखते देखते बना लीजिएगा। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, यानी देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 9 देखिए तो 1 2 3 4 बार आया है, एक भी ज़्यादा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 5 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 5 बार आया है, 9 4 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ गया है, 1, तो 1 हो गया बहुलक। अगर हमें मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए सबको जोड़ करके, और 14 को संख्या है तो 14 से हमें भाग कर देना होगा। तो जोड़ लीजिए सबको, कितना आ रहा है, सबको जोड़िए। प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों संख्या, 9 1 10 5 15 और 4 19 हो जाएगा, 2 21 1 22 और 9 31 और 9 40, 2 42 1 43 और 9 3 12 52 1 53 54 55 56 आ जा रहा है। यानी कि 56 बट्टा 14 को संख्या थी तो भाग दे दिए, 14 चौके 56, यानी कि 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 मीन आ गया और 1 मोड आ गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें। मीन मतलब प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, 56 बट्टा 14 यानी 4 आ गया, और मोड मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, एक सबसे ज़्यादा बार आया है तो यही मोड हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 39 नंबर कि 4x + 5y = 14, यहाँ दिया हुआ है 4x + 5y = 14 दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है यहाँ से कि x - 5y = 16, x - 5y = 16 है, तो बोला है कि x तथा y का दोनों का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक, कि x और y का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए जोड़ देंगे तो 5y कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, और ये इधर हो जा रहा है 5x = इसको जोड़ लीजिए 6 4 10 यानी 30 हो जा रहा है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। अब हम कहीं भी रख लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 6 चौके 24, 24 में 14 में से 24 चला जाएगा, -10 आ गया, और -10 को 5 देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, x बराबर 6 y बराबर -2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। x हम निकाल लिए, x आया, इसमें रख लिए, 6 चौके 24, 14 में से 24 गया -10, -10 को 5 से भाग दे दीजिए, -2 आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 40 नंबर कह रहा है कि 2.5 दर्जन सेव का क्रय मूल्य 300 रुपये है, तो प्रत्येक सेव को रुपये 15 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 2.5 दर्जन मतलब कितना हुआ, 30 सेव हुआ, 12 दूना 24 6 30, ऐसे जब मुँह जबानी निकाल लिए, यानी कि 30 सेव यहाँ से ले रहा है। इसका क्या दिया है, क्रय मूल्य CP बराबर 300 है, ठीक। तो अगर इसको कटा देते हैं तो एक सेव का क्रय मूल्य यहाँ से 10 रुपया हो गया, ठीक। एक सेव का क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया, और एक सेव का जो है SP दिया हुआ है, एक सेव का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि यार 15 रुपये में बेचा जाए, प्रत्येक सेव को 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है कितना रुपये का, 5 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य 10 पे होता है, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे, 0 से 0 यानी 50% का लाभ होगा, 50% लाभ होगा। अगर 15 रुपये प्रति सेव के हिसाब से बेचेंगे तो 50% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। 30 सेव का क्रय मूल्य 300 रुपये, एक सेव का 10 रुपये, एक सेव का विक्रय मूल्य 15 दिया है, 5 का लाभ, 10 का कितना % है, तो यहाँ से 50%। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला बोला हुआ है कि एक अभाज्य संख्या, देखिए प्राइम नंबर बहुत बार आ चुका है कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर से रिलेटेड हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है ना, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में भी बताए हुए थे पहला दिन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो नंबर सिस्टम का पहला क्लास है, कि जो प्राइम नंबर होता है ना उसका दो ही फैक्टर होता है, एक होता है, एक स्वयं होता है, ठीक, 2 फैक्टर। वैसी संख्या जिसका जो फैक्टर हो ना, फैक्टर जिस भाजक होता है उसका मात्र 2 ही भाजक होता है, एक और एक स्वयं होता है, ठीक। और ये बताए थे प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम। और उसके बाद एक कंपोजिट नंबर बनाए थे। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, उसका 1 से अधिक फैक्टर रहता है, कम से कम 3 रहना चाहिए, ठीक, तो उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जैसे प्राइम नंबर हुआ ना जो सिर्फ एक और स्वयं से डिविजिबल हो, जिसका फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 और स्वयं हो। तो मिला लीजिए क्या कह रहा है। पहला बोला है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। धनात्मक पूर्णांक आपका 2 भी है, 3 भी है, 7 सब धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये गलत है। इसका कोई भाजक नहीं होता है, ये भी गलत है। इसका एक और स्वयं 2 भाजक होते हैं, ठीक। अगला देखिए, इसके केवल
खुद से तथा एक से विभाजित होता है। यही आंसर सही है हम लोग का, सी नंबर। यहाँ वही बात बताए थे कि ये खुद से कटता है, स्वयं से कटता है और एक से कटता है, यानी कि यही दो उसके भाजक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक कंपोजिट नंबर के बारे में बता रहे थे कि कंपोजिट नंबर की कम से कम आपका 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। ठीक, दो फैक्टर आएगा तो प्राइम में आ जाएगा, 2 से अधिक फैक्टर आएगा तो कंपोजिट में आ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं ना कि 1 क्या है, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या है। आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप 1 के बारे में बताइए कि ये प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? जवाब यही होना चाहिए कि ये न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर 1 मिल रहा है और इसमें इसका फैक्टर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, एक और एक स्वयं। अब बहुत लोग कहेंगे ना कि इसका एक हो गया, एक स्वयं। अरे दोनों एक ही बात में हो जा रहा है, वहां पे दोनों ही ना कहेंगे। इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होता है और इसमें जो संख्या रहती है, जैसे मान लीजिए 2 का फैक्टर एक भी होगा, एक 2 भी होगा। अगर 3 ले लेते हैं तो 3 का फैक्टर 1 भी होगा और 3 भी होगा, यानी कि इनका 2 फैक्टर हमेशा रहता है। अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर रहता है, एक और स्वयं। और ये भाज्य संख्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 ले लिए, 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से अधिक रहता है। एक 8 अगर ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। 12 ले लिए तो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 12 से कट रहा है। देखिए इसके 5 को भाजक हो गए, यानी कि 1 से अधिक जब भाजक आए, 2 से अधिक जब भाजक आएंगे तो वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या में आ जाएगा और 2 भाजक आएंगे तो वो किस में आ जाएगा? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में आ जाएगा। तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये आपका आंसर होना चाहिए। इसको क्लासिफिकेशन अब नंबर में आपको बताए दिए हैं। ठीक, तो चलिए नहीं जानते थे तो यहाँ जान गए। तो इससे छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप लोग वो देख लीजिए जो जाकर हम लोग जो उसका ये किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्या कर रहे हैं? 42 बोला हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 10% की वार्षिक दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो दो प्रकार के यानी दोनों प्रकार के ब्याज में अंतर क्या होगा? देखिए 2 बातें बोला है यहाँ से। रेट है 10%, केवल रेट से ही हम लोग का काम चलता है, रेट और समय, 2 बातें तो ध्यान रखना है। ठीक, रेट है 10% और टाइम है आपका 2 ईयर है। ठीक, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 2 साल का कोई आपसे पूछे कि एसआई का प्रतिशत क्या होगा तो 10 साल पहला 10% पहला 10% पहला यानी 10 दूना 20% हो जाएगा। अगर यही बात हो कि अगर सीआई का प्रतिशत क्या होगा तो सीआई में तो ये 10% और 10% लगेगा ही, लेकिन इस 10 का 10% ब्याज लगेगा, इसमें ब्याज का ब्याज जुड़ता है। तो इस 10 का अगर 10% निकालेंगे 10 गुणे 10/100 तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसमें जो ब्याज मिलेगा ना ओवरऑल 21% हो जाएगा। 21% यानी कितना परसेंट ज्यादा है? 1%। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1%, लेकिन आंसर रुपए में निकालना है। यहाँ 20% एसआई मिल रहा है और इस 20% का वैल्यू 2000 रुपये दिया हुआ है। 20% का वैल्यू कितना है? 2000। तो 1% का वैल्यू हमें निकालना है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर कटा देंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। यानी जो दोनों का अंतर होगा ना, यहाँ पे डिफरेंस जो कितना आ रहा है सीआई और एसआई का 1%, और 1% का वैल्यू हमारा कितना निकला है? 100 रुपये। तो यही 100 रुपये अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको अलग अलग ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग प्रतिशत से कर लेंगे। 10 दूना 20, 20% एसआई और 10 10 20 और 10 का 10% 1 यानी 21% सीआई। तो 1% ज्यादा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। और ये बात भी बोला था कि इसका साधारण ब्याज जो है 2000 रुपये है। तो 20% का वैल्यू 2000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कह रहा है कि P प्लस क्यू, 43 में बोला है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू P माइनस क्यू। तो बोला है कि अगर Q बराबर 10 है, हमें ये बोला है ना कि Q बराबर 10 है तो P का मान निकालना है। जहाँ जहाँ Q है वहाँ 10 रख दीजिए। P प्लस 10 इज इक्वल टू 2P हो जा रहा है ना, 2P और ये 10 दूना 20 हो जा रहा है ना, ये इसका 10 मान है तो 10 दूना माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए ये P इधर घट जाएगा और ये आकर इधर जुड़ जाएगा, यानी कि P बराबर 30 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 10 हमें Q का मान रख देना है तो P का मान क्या आ जा रहा है? 30 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाली बात है।
tan माइनस का 405 डिग्री, इसका वैल्यू कह रहे हैं ना कि क्या होगा। देखिए थोड़ा सा आप एक बात समझिए, आपको यही बता देते हैं, बहुत आसानी से समझ जाइएगा। ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहाँ आके 360 डिग्री हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये डिग्री हम लोग बांट लिए, ठीक। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ बोलते हैं, ठीक। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा ना सब पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें साइन कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। इसमें टैन, और टैन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये सब पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और कॉस सेक पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। अब देखिए एक बात और देखिएगा कि ये एक्स एक्सिस पे मान जो है अनचेंज रहता है, मान नहीं बदलता है, लेकिन वाई एक्सिस मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पे मान बदल जाता है। और कैसे बदलता है, तो साइन कॉस में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है और सेक कॉसेक में बदल जाता है। देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले तो एक बात देखिए कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये जो यहाँ से अगर इसको ऐसे लिख दें कि टैन, और टैन माइनस थीटा जो होता है ना, ये भी अगर बात रखिएगा, टैन जैसे 0 डिग्री और माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, टैन माइनस थीटा का मतलब हो गया कि 0 में से घटाएंगे। तो जब 0 डिग्री में से घटाएंगे तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस सेक के अलावा और बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये जो टैन माइनस 405 है, ये जो माइनस टैन थीटा हो जाएगा, माइनस टैन 405 हो जाएगा। टैन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस टैन थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जा रहा है। यहाँ 0 में से घटाएंगे तो क्या हो जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, यानी जहाँ टैन माइनस थीटा रहेगा ये तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। केवल साइन कॉस, साइन और सेक में, सॉरी कॉस और सेक में क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, माइनस टैन 360 प्लस 45 कर लेते हैं, ठीक। 360 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 405 हो जाएगा। और 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ निगेटिव तो रहेगा ही। अगर एक निगेटिव आता तब पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव रहेगा ही तो निगेटिव रहेगा। और टैन क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। टैन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर टैन थीटा केवल हो जाएगा, ठीक। इस पे बदलता भी नहीं है, टैन 360 पे नहीं बदलता है, वाई एक्सिस पे केवल बदल जाता है। अब टैन 45 का मान आपको पता है, तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा आगे, ठीक। देखिए ये तो बात समझ गए होंगे किसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, ठीक। और एक बात और समझना है यहाँ पे कि टैन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टैन थीटा हो जाता है। 405 को 360 प्लस 45 कर लिए, और 360 प्लस 45 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि माइनस टैन 45 डिग्री हो जाएगा, कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये माइनस पहले वाला माइनस है, ठीक, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो माइनस 45, टैन 45 का मान 1 होता है, तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणांक निकालना है। सबसे बड़ा गुणांक मतलब एचसीएफ निकाल लेना है। 360 तथा 450 का हमें एचसीएफ, सबसे बड़ा इसका फैक्टर निकाल लेना है। एचसीएफ गुणांक मतलब फैक्टर, तो एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने का आपको सबसे आसान तरीका बताए थे, इसका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाता है 0, 15 में से 6 गया 9, 90 हो जा रहा है। अगर 90 से ये दोनों संख्याएं कट रही है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, तो यही एचसीएफ हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर 90 से नहीं कटती तब इसका फैक्टर करके देखते कि किससे कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या से, ठीक। तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, अंतर ही एचसीएफ हो जाएगा, बशर्ते कि उससे सभी संख्याएं कटनी चाहिए। अगर अंतर से नहीं कट रही है तब फैक्टर करेंगे, कट जा रही है तो यही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो यही हम लोग का 90 हो जाएगा सबसे बड़ा गुणांक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 46 बोला है कि यदि एक व्यक्ति 30% लाभ के साथ एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचता है तो क्रयमूल्य क्या होगा। बहुत आसान, 30% लाभ मतलब 130% का वैल्यू दिया हुआ है 1300 रुपये, 130% का वैल्यू 1300 रुपये, तो 1% का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा।
तो क्रैमुल हमेशा 100% रहता है, तो 100% का वैल्यू 1 जीरो और लगा दीजिए, 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। यानी इस वस्तु का क्रैमुल क्या हो जाएगा 1000। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 130% 1300 रुपये, तो 100% 1000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड है, 147 से 149 तक ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए कह रहे हैं कि S1, S2, S3, S4 के भौतिक और रसायन शास्त्र के प्राप्त को दर्शाया गया, चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। छात्र जो हैं जो S1, S2, S3 और S4 के भौतिक में S1, S2, S3 जो S4 है ना वो क्लास होगा, उसी में जो है चार्ट को दिखाया गया है लड़कों का। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि बार चार्ट पर विचार करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखिए इसमें जो डार्क वाला है ना, जो डार्क वाला चार्ट इसमें दिया हुआ है वो जो है आपका भौतिक का है, और जो कम डार्क वाला है वो है रसायन शास्त्र का है। ठीक, ये चीज़ लिखा हुआ है ऊपर। अब यहाँ जो 47 नंबर क्वेश्चन बोला है, 147 नंबर कह रहा है कि सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना होगा। इसका मतलब कि अनुपात मतलब हुआ कि सबका जोड़िए, आप भौतिक वाला सबका जोड़िए और रसायन वाला सबका जोड़िए। तो सबसे बोला है, पहले बोला है कि छात्रों का रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री और भौतिकी। तो देखिए सबसे पहले हम 147 को बनाने के लिए केमिस्ट्री वाला टोटल जोड़ना होगा और फिजिक्स वाला भी टोटल जोड़ना होगा। केमिस्ट्री का टोटल जोड़ लीजिए, केमिस्ट्री मतलब जो कम डार्क वाला है, तो 85 कितना हो गया 170 हो गया। 170 और 55 ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 5 हो जाएगा। और फिर कितना हो गया इधर 8 8 16 16 8 24 और 5 कितना हो गया 29 और 1 30 हो जा रहा है, 305 निकल जा रहा है। ठीक, अब फिजिक्स का जोड़ लेते हैं, 95 65, तो जोड़िए 5 5 10 5 15 और 5 20 0 हो जा रहा है, 2 9 6 15 और 7 कितना हो जा रहा है 22 और 7 29 30 31 हो जा रहा है, यानी कि 310 निकल जा रहा है। ठीक, 305 बट्टा 310 हो जा रहा है, 5 5 10 5 15 5 20 0 9 6 15 और 7 22 7 29 30 31 हो जा रहा है। ठीक, 22 7 29 30। अब हमें बोला है ना कि इन सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल अंकों का अनुपात। अब कुल अंकों का अनुपात यानी कि ये ऐसे निकाल लेना था, ये रेशियो निकालना था 305 बट्टा 310, लेकिन अनुपात यहाँ प्रतिशत में दिया है। इसका मतलब इसे हमें 100 से गुणा करके इसे प्रतिशत में बना लेना होगा। ठीक, तब देखिए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कटा देते हैं, ये हो जाएगा 31 और ये कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो 5 6 के 30 और 5 दूना 10 हो जा रहा है, 62 हो जा रहा है। ठीक, 5 6 के 30 5 एकम 61 हो गया, और नीचे हो जा रहा है 5 6 के 30 5 दूना 10 हो जा रहा है, 62 हो जा रहा है। यानी हमें क्या करना होगा, इधर भाग दे देते हैं। ठीक, 61 100 में 62 से भाग दे देना होगा। ठीक, 62 से भाग दे दीजिए, कितना आ रहा है 9 मत में चला जाएगा, यहाँ से 9 दूना 18 8 और 9 6 के 54 और 1 55 हो जाएगा। ठीक, 10 मत में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जा रहा है 10 में से 8 गया 2, यहाँ से भाग दे दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बच गया 10 में से 5 गया 5 हो जा रहा है, फिर 0 और फिर यहाँ से 0 उतार देते हैं। ठीक, तो 9 हो गया। अब जो है 9 मर्थ में नहीं जाएगा, 8 मर्थ में जाएगा, यानी 98 पॉइंट कुछ आएगा, पूरी तो कटेगा नहीं, तो 98 पॉइंट समथिंग आए ना, लगभग में सी हो जाएगा। सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ से 98% लगभग हो जा रहा है। ठीक, इसको जब भाग देंगे 6100 बट्टा 62, तो ये कितना आ जा रहा है 98 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट में नहीं दिया है तो हम 98 इसका वैल्यू मान लेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कह रहा था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, ग्राफ से केमिस्ट्री और फिजिक्स के टोटल अंकों का अनुपात निकालना है। तो टोटल अंक जोड़े, केमिस्ट्री का 305, फिजिक्स का 310 और प्रतिशत में अनुपात दिया हुआ है, तो 100 से गुणा करके इसे प्रतिशत में बना लेंगे। तो कितना आ रहा है 98%, 98 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम पूर्णांक को केवल ले लिए, 98% इसमें भी दिया हुआ है। अब 148 नंबर, 148 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन देखिए, बोला हुआ है कि S2 का S4 के दोनों विषयों के प्राप्त कुल अंकों का अनुपात निकलना है। S2 का S4 से, तो S2 का जोड़िए 65 और 85 कितना हो जाएगा, 5 5 10 8 6 14 1 15, 150 हो जा रहा है। ठीक, रेशियो
अब S4 का जोड़ लीजिए, तो S4 का है 75 और 80, तो 5 की 5, 8 7 15, 155 हो जा रहा है। अब इसको कटा देते हैं, तो ये 30:31 हो जाएगा, 30:31 हो जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 30 बट्टा में दे दिया, 30/31 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों पूछा था कि S2 और S4 का रेशियो निकालना था दोनों विषय का। तो S2 का दोनों विषय जोड़ रहे हैं 150 आ रहा है, और S4 का दोनों विषय 155। रेशियो निकाल लीजिए कितना आ रहा है, 30:31, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, अब आइए 149 नंबर, तीनों एक ही पे था, इसीलिए हम एक साथ एक ही ग्राफ में से बना लेते हैं। ठीक, ये बोला है कि S3 का S1 से भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात क्या होगा। S3 का S1 से, तो S1 में देखिए भौतिक में कितना है, 95 है, लेकिन हमें S3 का पूछा है S1 से, तो S1 ऊपर रहेगा ना, तो S3 का ना, तो पहले S3 देखिए, S3 में क्या है, किसका लेना है हमें, 1 मिनट, भौतिक का लेना है। तो फिजिक्स वाला जो ज़्यादा डार्क पार्ट है यानी कि 75 है, ऐसे निकालना है, S3 अनुपात S1 निकालना है। तो S3 का हम लोग का जो फिजिक्स में है वो भौतिकी में तो 75 है रेशियो, S1 में देखिए तो 95 है, यही आंसर हो जाएगा। 75 5 से कटा लेते हैं तो 15:19 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बट्टा में दिया है तो 15/19 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, फिर से एक बार समझ लीजिए। बोला था कि सभी विषय के केमिस्ट्री का, सभी का S1 S2 S3 सबका केमिस्ट्री का और फिजिक्स के रेशियो जो अनुपात निकालना था रेशियो में, प्रतिशत में, तो दोनों को जोड़े तो 305 और 310 आ रहा था। इसका प्रतिशत में निकालना था, 100 से गुना कर लिया, 98%। उसके बाद 48 में बोला था कि S2 का और S4 का दोनों विषय का, तो दोनों विषय जोड़े, S2 का 150, S4 जोड़े 155, रेशियो कितना आ रहा है, 30:31 आ जा रहा है। 49 नंबर बोला था कि S3 और S1 के केवल फिजिक्स का रेशियो लेना है, यानी कि 15:19 आ जा रहा है। 75:95 था तो कटा दिए, कितना आ गया, 75:19 आ गया। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। तीनों एक ही पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 150 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में कर सकती है, तो यदि 6 औरत और बढ़ा दी जाए तो कार्य कितने दिनों तक चलेगा। 9 औरत 50 दिन में, M1 D1 अभी देखे थे कि 9 औरत 50 दिन में काम को कर सकती है, 6 औरत और बढ़ा देंगे तो 9 पहले से है, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, यानी 15 औरत कितना दिन में करेगी, D2 हमें निकालना है यहाँ से। क्लियर, 9 औरत 50 दिन में, तो और अगर 6 औरत बढ़ा दिया जाए तो 9 6 15 औरत कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगी। देखिए यहाँ से कटा लीजिए, 5 3 15, 5 10 के 50 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 दिन, यानी कि और जब 6 औरत बढ़ाएंगे तो काम जो है 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बात आपको क्लियर हुआ। चलिए हम लोग 150 तक क्वेश्चन तक पहुँच गए, यानी कि जो हम लोग का आज 30 क्वेश्चन था टारगेट उसे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, हम लोग बहुत आराम से देख रहे हैं क्वेश्चन को, बहुत आसानी तरीके से कर रहे हैं। ठीक, सबको समझ में आना चाहिए, बस यही मेरा मोटिव रहता है कि सभी लोगों को समझ में आए। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत लोग लाइक भी कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए। ठीक, तो चलिए बस यही उम्मीद रखते हैं आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।